इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। इतवार 8 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान लड़कियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार है। मैं नहीं चाहता कि कुर्द ईरान जंग का हिस्सा बने और हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ये कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. ईरान की पासदाराने इनकलाब का कहना है कि हमारे पास मौजूद रफ्तार से कम 6 माह तक जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग और जवाबी हमले अब तक की सूरत हाल क्या है, जानेंगे आज के सरबीन में। ईरानी सदर के बयान के बाद भी सऊदी अरब और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। अब उसके बाद ये सवाल पैदा हो गया कि क्या पजिशकियान की ईरान पर रिट है या पजिशकियान की ईरान पर रिट नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अहदाफ क्या है और मुमकिना अंजाम क्या हो सकता है। काबुल नाम ने की इस्लामाबाद बनाम नहीं। अगर काबुल और कंधार पर हमले होते हैं तो फिर इस्लामाबाद पर भी हमले होंगे। ये भी जानेंगे कि बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों मंदोबीन सर जोड़कर क्यों बैठे हैं। क्या ईरान की जंग चीन के बढ़ते आलमी असर व रसूख को मुतासिर कर रही है। ईरान अमेरिकी फौजी अड्डों के साथ साथ बज़ाहिर खलीजी ममालिक में गैर अस्करी अहदाफ को क्यों निशाना बना रहा है और इस सारे तनाज़े के इन तमाम ममालिक और उनके खारजा ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब भी जानेंगे आज ही के सरबीन में। 1-2 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ईरान अमरीकी बेसिस के साथ साथ बज़ाहिर खलीजी ममालिक के कुछ गैर फौजी अहदाफ को क्यों निशाना बना रहा है और इस सारे तनाज़े के इन ममालिक पर, इनके आपस के ताल्लुकात पर और अमरीका के साथ इनके ताल्लुकात पर किस तरह के असरात पड़ सकते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं CBC सरबीन। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि ईरान जनूबी ईरान के एक लड़कियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार है। एयरफोर्स 1 पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए जब उनसे गुज़िश्ता हफ्ते के हमले के बारे में सवाल किया गया जिसमें ईरानी हुकाम के मुताबिक 160 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी राय में जो मैंने देखा है उसके मुताबिक ये ईरान ने किया है। इसी दौरान अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने लुकमा देते हुए कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन वाहिद फरीक जो शहरियों को निशाना बनाता है वो ईरान है। That was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. ट्रंप ने दोबारा कहा कि हम समझते हैं कि ये ईरान ने किया है। उनके हथियार बिल्कुल गैर दुरुस्त हैं, उनमें कोई निशाना बंदी नहीं, ये ईरान ने किया है। याद रहे कि ईरानी हुकाम ने इस हमले का इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल पर लगाया है। इसराइल ने कहा है कि वो इस इलाके में किसी कार्रवाई से आगाह नहीं, लेकिन उन्होंने BBC को बताया कि वो इस वाक़ये की तहकीकात कर रहा है। BBC वेरीफाई की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये में मुतअद्दिद हमलों और जलने के निशानात सामने आए हैं, जिससे जाहिर होता है कि स्कूल को 1 से ज़्यादा बार निशाना बनाया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एयरफोर्स 1 पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि कुर्द इस जंग में शामिल हो जाएं। हम नहीं चाहते कि जंग पहले से ज़्यादा पेचीदा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कुर्द जख्मी या हलाक हों। हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है, वो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने उन्हें साफ कहा है कि मैं नहीं चाहता कि वो जाएं।
Some Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. No. Rule that out. ये बयान उस वक्त सामने आया जब खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने कहा कि सदर ने जुमेरात को उन्हें बताया था कि वो ईरानी कुर्द जंगजुओं के हमले के हक में होंगे। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की हाना यज़दान पनाह, जो सबसे बड़ी मुसल्लह कुव्वत होने का दावा करती है, ने कहा कि उन्होंने बार बार अमेरिका से कुर्द जंगजुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो फ्लाई जोन नाफिज करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बाद सीनियर हुकूमती और इंतजामी हुकाम बाशमूल वजीर दिफा पैट हेग्सेट डोवर एयर बेस डेलावर में जा पहुंचे, जहां सदर ने ईरान के साथ कशीदगी में हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की लाशों का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की अहलिया भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद थीं। अभी यह वाज़ेह नहीं है कि गुज़िश्ता हफ्ते कुवैत में हलाक होने वाले तमाम 6 अमरीकी फौजी आज पहुंचे हैं या सिर्फ कुछ की लाशें ही आ सकी हैं। डोवर एयर बेस डिलावर में सदर ट्रंप ने ज़ाती तौर पर हलाक होने वाले 6 अमरीकी फौजियों के अहल खाना से मुलाकात भी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में बरतानिया के वजीर आज़म को मुखातिब करते हुए लिखा कि बरतानिया, जो कभी हमारा अजीम इत्तेहादी था, शायद सबसे बड़ा, अब आखिरकार मशरक़ वुस्ता में वो तैयारा बरदार जहाज भेजने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। ट्रंप ने मजीद कहा कि कोई बात नहीं, वजीर आज़म स्टॉर्मर, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन हाँ, हम ये सब याद रखेंगे। उनका कहना था कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग में उस वक्त शामिल हों जब हम पहले ही इस जंग को जीत चुके हों। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान की मुसल्लह फौज ऑपरेशन की मौजूदा रफ्तार से कम 6 माह की शदीद जंग जारी रखने की सलाहियत रखती है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि अमरीकी और इसराइली अड्डों और तनसीबात में 200 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें से तकरीबन 60% इलाके में अमरीकी अड्डों के खिलाफ और 40% इसराइली अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल ज़्यादातर पहली और दूसरी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और अगले मराहिल में ज़्यादा जदीद और कम इस्तेमाल किए जाने वाले तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए नए तर्ज के हमले हमारे एजेंडे पर मौजूद हैं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीकी सदर ने ईरान की तनाज़ा कम करने की आमादगी को ख़त्म कर दिया है। उनका कहना है कि खित्ते में कशीदगी में इजाफे की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ईरान के मुताबिक अमरीकी इक़दामात के बाइस तनाज़े में कमी के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। अब्बास अराक़ची ने यह वाज़ेह किया कि अगर ईरान की जानिब से इक़दामात में शिद्दत आती है तो इसकी जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। इस सवाल के जवाब पर कि अब ईरान की कमांड किसके पास है, ईरान का इंचार्ज कौन है, मिस्टर अराक़ची का कहना था कि हमारे पास मुकम्मल निज़ाम मौजूद है और सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद इंतज़ामी ढांचे में कोई खला मौजूद नहीं है। Well, thank you, Tom, for having me in your program. मुझे प्रोग्राम में लेने का शुक्रिया। मुझे लगता है कि सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। सुप्रीम लीडर को खोने के बाद हमारे कानून के मुताबिक एक काउंसिल है जो ईरान की इंचार्ज है, फिर सदर, काबीना और वजीर भी हैं। हर एक अपनी पोजीशन पर काम कर रहा है। सिस्टम बहुत मजबूत है और ये सब इंचार्ज हैं। And everybody, is in charge. याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि कमांड ना होने के बाइस चंद निचले दर्जे के अफसरान ने अज़ खुद फैसले के तहत पड़ोसी मुल्कों पर हमले किए थे। ईरानी सदर ने अपने पड़ोसी ममालिक से माज़रत भी की थी। From here I need to apologize to neighboring countries that are attacked by Iran on my behalf, because we went through this process with circumstances that occurred. Our commanders, our leader, our dear ones, in reality, lost their lives because of the brutal invasion, and our armed forces, our heroes, who sacrificed their lives and put their lives in their hands to defend our territorial integrity.
When the commanders were gone, they had freedom of fire and carried out all the necessary actions. तो सच क्या है, वो जो सदर कह रहे हैं या फिर वो जो वजीर खारजा ने कहा है? ये सवाल रखा हमने पाकिस्तान के मारूफ कालम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी के सामने। ईरानी सदर के बयान के बाद भी सऊदी अरब और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। अब उसके बाद ये सवाल पैदा हो गया कि क्या पजिशकियान की ईरान पर रिट है या पजिशकियान की ईरान पर रिट नहीं है, क्योंकि पजिशकियान का बयान तो बड़ा कैटेगोरिकल है कि अब हमसाया ममालिक पर हमले नहीं किए जाएंगे। अब पजिशकियान के बयान के बाद भी मिसाइल चलना, ड्रोन चलने का मतलब है कि पजिशकियान के बयान की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये गुफ्तगू सारी दुनिया में शुरू हो गई है कि अब पजिशकियान का ईरान पर कंट्रोल खत्म हो गया है और वो सिर्फ नुमाइशी सदर रह गए हैं और जंग तो पासदारान इनकलाब लड़ रहे हैं। और क्या पासदारान इनकलाब पे इस वक्त वो जो सुप्रीम कमेटी है जिसमें आलारफी हैं, चीफ जस्टिस हैं और पजिशकियान हैं, उनका कंट्रोल नहीं है। लोग ये तबसरे करने लग गए कि उस पर तो कंट्रोल मुज्तबा खामनाई का है। वो तो पिछले 20 साल से पासदारान इनकलाब पर कंट्रोल मुज्तबा खामनाई का है। आज भी जो पासदारान इनकलाब हैं वो बात तो मुज्तबा खामनाई की मानते हैं या किसी हद तक अली लारिजानी की मानते हैं। पजिशकियान की कौन बात मानता है या इस कमेटी की कौन बात मानता है? लेकिन उसके बाद पासदारान इनकलाब का एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा, पहला फिक्रा तो उसका ये था कि हम सदर के बयान की पैरवी करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा कि जिस मुल्क की एयर स्पेस, जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी हम उसको जवाब देंगे। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के जहाज जब उड़ के आते हैं तो वो ये अरबों की एयर स्पेस तो इस्तेमाल करते हैं। जब बहरी बेड़े से भी उड़ते हैं तो ये अरबों की एयर स्पेस तो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर अरबों की एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है तो ईरान कहता है कि जिसकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी मैं उस पर जवाबी हमला करूंगा। अब अरब क्या करें? अमेरिका इसराइल को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं? मुमकिन नहीं नजर आता कि वो उनको अपनी क्या वो ईरानी, अमेरिकी और इसराइली जहाज गिराने शुरू कर दें। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनसे कोई जहाज नहीं उड़ा, लेकिन ईरान ये बात नहीं मान रहा कि सिर्फ आपके हवाई अड्डों से कोई जहाज नहीं उड़ा या आपकी जो बेसिस है वहां से कोई जहाज नहीं उड़ा। ईरान कह रहा है आपके ऊपर से गुजर के भी अगर जहाज आ रहा है तो फिर हम आपको मारेंगे। इसका मतलब है बिटवीन दी लाइंस पासदारान इनकलाब ने ईरानी सदर के बयान की तरदीद कर दी और उसको मुस्तरद कर दिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका शुक्रिया। और अब जरा एक नजर डालते हैं अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग और जवाबी हमले की अब तक की सूरत हाल पर। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ताज़ा हमलों का आगाज किया है, जबकि तेहरान में तेल के डिपो रात भर हमलों में तबाह कर दिए गए हैं। हिलाल अहमर के बयान के मुताबिक तेल डिपो के फटने से हाइड्रोकार्बन के जहरीले मुरक्कबात और सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बड़ी तादाद फिजा और बादलों में दाखिल होती है और इसके नतीजे में होने वाली बारिश बहुत खतरनाक होती है और इसमें तेजाबियत की खासियत होती है। हिलाल अहमर ने कहा है कि यह रुझान जिल्द को केमिकल जलने और फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी जानिब वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान की कशीदगी कम करने की ख्वाहिश सदर ट्रंप की ईरान की सलाहियतों और इरादों की गलत तशरीह के बाइस फौरन खत्म हो गई है। कुवैती फौज ने कहा है कि वो दुश्मन ड्रोन्स की एक लहर से निमट रही है, जिनमें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईंधन के टैंकरों पर हमला भी शामिल है। इसके अलावा एक बुलंद इमारत में आग भी भड़क उठी है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई में एक रिहायशी उस वक्त हलाक हुआ जब फिजाई रोकथाम के दौरान टुकड़े एक गाड़ी पर आल परशा इलाके में आ गिरे। पाकिस्तान की हुकूमत ने हालिया दिनों में दुबई में मिसाइल हमलों में 2 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक भी की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपने एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुझे दुबई में मिसाइल के मलबे तले दबकर 2 पाकिस्तानी शहरियों की अलमनाक मौत पर बहुत दुख हुआ है। इसराइल के अपोजिशन रहनुमा ने हुकूमत पर जोर दिया कि ईरान के तमाम तेल के कुएं तबाह कर दिए जाएं ताकि उसकी मईशत को मफलूज किया जा सके। IDF ने बताया कि वो ईरान से दागे गए मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रही है और उसने लेबनान में कुद्स फोर्स पर हमला किया है, जो ईरानी पासदाराने इनकलाब की बैरून मुल्क कार्रवाइयों का विंग है। इसराइली फौज ने ईरान को खबरदार किया है कि वो आयतुल्लाह खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाना जारी रखेंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसराइली फौज के फारसी जुबान के अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि कई दहाइयों में पहली मर्तबा
कुम शहर में ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास होने जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि रियासत इसराइल न सिर्फ हर जानशीन बल्कि हर उस शख्स का पीछा करता रहेगा जो जानशीन मुकर्रर करना चाहता है। हम उन तमाम लोगों को खबरदार करते हैं जो जानशीन के इंतखाब के इजलास में शिरकत का इरादा रखते हैं कि हम आपको भी निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये एक इंतबाह है। लेबनानी हुकाम ने भी रात भर मुतअद्दिद हमलों की इतला दी है, जिनमें एक इस्राएली फिजाई हमला भी शामिल था जिसने एक होटल को निशाना बनाया और 4 अफराद हलाक हुए। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 5 लाख अफराद लड़ाई के बाइस बेघर हो चुके हैं। ईरान अमरीकी फौजी अड्डों के साथ साथ बज़ाहिर खलीजी ममालिक में गैर अस्करी अहदाफ को निशाना बना रहा है। इस सारे तनाज़े के इन तमाम ममालिक और उनके खारजा ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं, ये जानेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। अभी बात दीगर खबरों की। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बाइस आलमी ज़राए अबलाग के पर्दे से ओझल हो जाने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताहाल झड़पें जारी हैं। अब तक की कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के 500 से ज़ायद जंगजू मारने का दावा किया है। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम की जाने वाली अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों में अफगानिस्तान तालिबान की 230 चेक पोस्ट और 200 टैंक तोपें और 72 बंद गाड़ियां तबाह की हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान हुकूमत के ओहदेदारों की तरफ से भी जवाबी दावे किए गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हर हमले के जवाब में पाकिस्तान के बड़ी तादाद में फौजी मारने का दावा किया है। दोनों तरफ के इन दावों की आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। जुमे के रोज पाकिस्तान के सरहदी इलाके कुरम पर अफगानिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, जिसमें एक बच्चे समेत कई अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने सनीचर के रोज एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान के मुकामी टीवी चैनल तुलू न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर काबुल पर हमला होगा तो उसके जवाब में इस्लामाबाद पर भी हमला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर वो जंग को 10 साल तक भी तूल देना चाहते हैं तो हम 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें कोई खौफ नहीं। काबुल नाम न कीजिए, इस्लामाबाद बनाम नहीं। अगर काबुल और कंधार पर हमले होते हैं तो फिर इस्लामाबाद पर भी हमले होंगे। काबुल की मुश खलक शहीदानू खलक बवीरऊ और द काबुल अमनियत बखराबू और द इस्लामाबाद की करार नाश्ती वला मुजाहिदा वला 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 पाकिस्तान पोस्तो वला 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 अमदा ज़्यादा मुजाहिदा अल्लाहु अकबर। अफगान वजीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी की बुनियादी वजूहात का महवर ड्यूरेंट लाइन पर तनाज़ात हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मुतालबात पर बात करते हुए मुल्ला याकूब मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से TTP को दहशतगर्द तंजीम करार देना तखयलाती और गैर हकीकी है और उनके मुतालबात बेबुनियाद हैं। अफगान वजीर दिफा का ये बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से ये कहा गया है कि अपने अहदाफ हासिल होने तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां जारी रखेगा। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी का अख्तिताम कहाँ होगा? जो अहदाफ पाकिस्तान हासिल करना चाहता है वो किस हद तक मुमकिन है और क्या ये कशीदगी तूल पकड़ती दिखाई दे रही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी बुनियादी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी खसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की मौजूदगी के मसले से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें पाकिस्तान या दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान का यह भी मुतालबा है कि अफगान तालिबान TTP और दीगर गिरोहों की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करें या उनके खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों के अहम मकासद में सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना
افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کی صلاحیت کو کم کرنا، افغان طالبان پر دباؤ ڈالنا تاکہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں، اور افغانستان میں موجود امریکی اسلحے کے ذخائر کو نقصان پہنچانا جو شدت پسند گروہ تک پہنچ رہے ہیں شامل ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق بعض کارروائیوں میں بگرام ایئر بیس کے قریب اسلحہ ڈپو اور ڈرونز کے ذخیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں کچھ عسکری تنصیبات اور اسلحہ ذخائر کو نقصان ضرور پہنچایا ہے، تاہم اب تک کسی بڑے TTP کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شدت پسند قیادت محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق فوری طور پر افغانستان میں رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کا امکان کم ہے۔ افغان طالبان کے پاس بڑی تعداد میں جنگجو اور اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ موجود ہے، جس کے باعث کسی نئی حکومت کے خلاف طویل گوریلا جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان فی الحال اس راستے پر نہیں جانا چاہتا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ صورتحال ایک کنٹرولڈ کشیدگی کی شکل اختیار کر سکتی ہے، یعنی پاکستان وقتاً فوقتاً فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا تاکہ افغان طالبان پر دباؤ برقرار رہے۔ اگر افغان طالبان TTP کے خلاف واضح اور قابل تصدیق اقدامات کرتے ہیں تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان کی کارروائیاں جاری رہنے کا امکان موجود ہے۔ چین نے ابھی تک مشرق وسطی کی جنگ کے جھٹکے محسوس نہیں کیے، لیکن لہریں ضرور محسوس کر رہا ہے۔ قلیل مدت میں اس کے پاس کئی مہینوں کے لیے تیل کے ذخائر موجود ہیں، جس کے بعد وہ مدد کے لیے اپنے پڑوسی روس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن چین یہ حساب ضرور لگا رہا ہوگا کہ اس صورتحال کے طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، نہ صرف مشرق وسطی میں اس کی سرمایہ کاری کے لیے بلکہ اس کے بڑے عالمی عزائم کے لیے بھی۔ اسی ہفتے بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کے ہزاروں مندوبین جمع ہیں، جہاں وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک کو کمزور کھپت، طویل عرصے سے جاری جائیداد کے بحران اور مقامی حکومتوں کے بھاری قرضوں جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ جمعرات کو چین نے اپنی سالانہ معاشی ترقی کا ہدف 1991 کے بعد سب سے کم سطح پر کر دیا ہے۔ حالانکہ بیجنگ تیزی سے ہائی ٹیک اور قابل تجدید صنعتوں کو ترقی دے رہا ہے۔ چین نے شاید امید کی تھی کہ برآمدات کے ذریعے اپنی معاشی مشکلات سے نکل آئے گا، لیکن اس نے 1 سال امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں گزارا ہے، اور اب اسے مشرق وسطی میں عدم استحکام کے خدشے کا بھی سامنا ہے۔ وہ خطہ جو اس کے اہم سمندری تجارتی راستوں اور توانائی کی ضروریات کا بڑا ذریعہ ہے۔ جنگ جتنی زیادہ طول پکڑے گی اس کے اثرات اتنے ہی زیادہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کی آمد و رفت بند رہتی ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے فلپ شیلٹر جونز کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں طویل مدت کی بد امنی اور غیر یقینی صورتحال چین کے لیے اہمیت رکھنے والے دیگر خطوں کو بھی متاثر کرے گی۔ مثال کے طور پر افریقی معیشتیں خلیجی سرمایہ کے مستحکم بھاؤ سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اگر سرمایہ کاری رک گئی تو اس سے وسیع تر عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جو چین کے طویل المدتی اور وسیع مفادات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کنگز کالج لنڈن میں چائنا لا انسٹیٹیوٹ اور ڈائریکٹر پروفیسر کیری براؤن کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ چین بھی وہی سوچ رہا ہے جو باقی سب سوچ رہے ہیں۔ منصوبہ کیا ہے؟ یقیناً امریکی بغیر منصوبے کے اس میں نہیں کودے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں شاید باقی سب کی طرح چین بھی سوچ رہا ہے، او خدا، وہ واقعی بغیر کسی منصوبے کے اس میں کود گئے ہیں۔ اب ہمیں اس میں گھسیٹے نہیں جانا چاہیے، جیسے ہم کسی اور تنازع میں بھی نہیں الجھنا چاہتے، لیکن ساتھ ہی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. سامعین، 28 فروری کو جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر شدید فضائی حملے شروع کیے تھے۔
सुबह होते होते मशरक़ वस्ता एक नई खतरनाक जंग की जद में आ चुका था। ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू की और इसराइल समेत खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और कुछ गैर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। इस जंग ने लेबनान और इराक के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे खलीजी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान अमरीकी फौजी अड्डों के साथ साथ बज़ाहिर खलीजी ममालिक में गैर अस्करी अहदाफ को क्यों निशाना बना रहा है और इस सारे तनाज़े के इन तमाम ममालिक और उनके खारिजा ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है हमारी साथी आलिया नास्की ने। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. पिछले हफ्ते 28 फरवरी को यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले शुरू किए। सुबह होते होते मशरिक़ वस्ता एक नई खतरनाक जंग की जद में आ चुका था। ईरान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू की और इसराइल समेत खित्ते में अमरीकी बेसेस और कुछ गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अब तक इस जंग में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी और आला फौजी क़यादत के अरकान हलाक किए जा चुके हैं। 150 से ज़्यादा स्कूल की बच्चियों समेत 1000 से ज़्यादा शहरी अमरीकी और इसराइली हमलों में मारे जा चुके हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में इसराइली शहरी और अमरीकी फौजी एहलकार भी हलाक हो चुके हैं। इस जंग ने लुबनान और इराक के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे खलीजी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ईरान ने एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी सफारत खानों और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया है। जैसे जैसे ये जंग फैल रही है, खित्ते में जानी और माली नुकसान बढ़ता जा रहा है। इस पस मंज़र में आज सरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के बाद शुरू होने वाली इस जंग के खलीजी अरब ममालिक और इस पूरे खित्ते पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ईरान अमरीकी बेसिस के साथ साथ बज़ाहिर खलीजी ममालिक के कुछ गैर फौजी अहदाफ को क्यों निशाना बना रहा है और इस सारे तनाज़े के इन ममालिक पर, इनके आपस के ताल्लुकात पर और अमरीका के साथ इनके ताल्लुकात पर किस तरह के असरात पड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले क्विकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल ये जंग किस हद तक फैल चुकी है। जहां तक ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों का सवाल है तो अमरीका और इसराइल का दावा है कि इन हमलों में अब तक रहबर आला के कॉम्पाउंड के साथ साथ पास्तारान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सदारती दफ्तर समेत लीडरशिप कॉम्पाउंड को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। ईरान पर हमलों के पहले 48 घंटों में अमरीकी फ़ौज ने ईरान के अंदर 1200 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक जनूबी ईरान में मिनाब के मकाम पर एक बच्चियों के स्कूल पर 3 मिसाइल से हमले किए गए जिसमें 150 से ज़्यादा बच्चियां हलाक हुईं। करमानशाह और तबरीज़ में फ़ौजी तनसीबात और कुनार्क और बंदर अब्बास में ईरानी बहरी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने 10 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है और ईरान के बहरी हेडक्वार्टर को लगभग तबाह कर दिया है। अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले ही ईरान खबरदार कर चुका था कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो खित्ते में अमरीकी और इसराइली इंटरेस्ट के खिलाफ शदीद कार्रवाई करेगा और उसने ऐसा ही किया। अपनी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल समेत कुवैत, उर्दन, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी बेसिस के खिलाफ सैकड़ों मिसाइल दागे और तकरीबन 1000 ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला, सऊदी अरब में रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला और दुबई में जबल अली पोर्ट जो कि दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक है उस पर हमला। यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान जवाबी कार्रवाई में पूरे खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएगा और ये जंग इस तरह पूरे खित्ते में फैल जाएगी। मैंने यही सवाल अमेरिका में मुकीम तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी से पूछा। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है बैटल प्लान्स में कि ये होगा और इसको एक्सेप्टेबल कॉस्ट समझा गया था। एलाइज से बात हो चुकी थी। आपको याद होगा कि जो 5th फ्लीट का बेड़ा है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। अल उदैद एयरबेस से जहाज़ हटा दिए गए थे। जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशंस थी उनको रियर फ्लैंक में ले जाया गया था जॉर्डन एंड इसराइल के अंदर। जहाँ तक जो है खित्ते में जंग फैलाने का जो इशू है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि देखें
ईरानी कार्रवाई से जो है शोर ज़्यादा हो रहा है, नुकसान उतना नहीं हो रहा। आपने कहा कि नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक कॉस्ट देखें तो वो तो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आलमी सतह पर जो एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहे हैं, और ये जो ममालिक हैं इन पर तो बराह रास्त उसका असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल पड़ रहा है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये चीज़ें सारी कैलकुलेट की गई थी कि ये होगा। और देखिए मार्केट्स का ये होता है कि मार्केट्स जब कोई इस किस्म की अनहोनी चीज़ हो, जैसे कि अब हो रही है, तो फिर वो इसी तरीके से रिएक्ट करती हैं। लेकिन मार्केट का जो लॉजिक है वो ये है कि जब ये चीज़ तूफान थमता है तो वो वापस अपने उसी ग्राफ पे आ जाती हैं जहां वो पहले थी। लेकिन हमने अगर आप देखें तो जैसे सऊदी अरब की कुछ ऑफिशियल्स अब टीवी पे आकर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि अमेरिका का जो स्ट्रेटिजिक सिक्योरिटी का वहाँ महवर है वो इसराइल है, और अरब ममालिक में, खलीजी अरब ममालिक में एक तरह से रिजेंटमेंट पैदा हो गई है अमेरिका के बारे में कि वो इसराइल के बारे में तो फ़िक्रमंद है, लेकिन जो खलीजी ममालिक नुकसान उठा रहे हैं उसके बारे में उसे कोई फ़िक्र नहीं। तो इनकी जो आपस में रिलेशनशिप है उस पर भी इम्पैक्ट्स नज़र आना शुरू हो रहे हैं, नहीं? जी बिल्कुल ज़ाहिर है। तो जो अंदर की दरारें होती हैं वो फिर सामने आती हैं, ये कोई फूल प्रूफ तो हो नहीं सकता। तो इस किस्म की स्ट्रेसर्स जो हैं वो सिस्टम पे आते हैं, और ज़ाहिर है सऊदी ऑफिशियल्स जो हैं वो वही कह रहे हैं जो उनको कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने कौमी मफाद का देखना है। उनको जो है अमेरिका के एलाई ज़रूर हैं और ईरान उनका जो है हरीफ ज़रूर है, लेकिन उनको अपने मुफादात को भी मद्देनजर रखना है। सदर ट्रंप ने एक अमरीकी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अब तक उनके लिए सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ईरान की तरफ से खित्ते के अरब ममालिक पर किए जाने वाले हमले थे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों से अरब ममालिक गुस्सा हो गए हैं, और ये भी कि हमलों से पहले उनके पास इस जंग में शामिल होने की कोई वजह नहीं थी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने हमसाया ममालिक को निशाना बनाने के इल्ज़ामात की तरदीद की है। خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن، توسط انواع و اقسام موشک ها و جنگنده ها اینها حمله میکنن. ما به خاک اونها دسترسی نداریم، ولی به پایگاه های اونها در منطقه دسترسی داریم و از نظر ما پایگاه های اونها یک هدف مشروع به حساب میاد. देखिए खलीजी ममालिक को होने वाला कुछ नुकसान हादसाती है। ईरान इसराइल की तरफ मिसाइल दागता है, खलीजी ममालिक उन्हें रोकने के लिए मिसाइल चलाते हैं, और नतीजे में मिसाइल्स का मलबा ज़मीन पर गिरता है और नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के एयरपोर्ट्स पर किए जाने वाले मुतअद्दिद हमलों से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ये महज इत्तेफाक नहीं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ईरान पहले ही कह चुका था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो हर उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उसकी नज़र में इस हमले में मुलविस है। शायद ये भी एक वजह थी कि खलीजी ममालिक ने ख़ुद को अमेरिका और इसराइल के हमलों से दूर करने की कोशिश की। तो क्या इन कोशिशों के बावजूद ये ममालिक दरअसल खित्ते में अमेरिका के देरीना फ़ौजी इत्तेहादी होने की कीमत चुका रहे हैं? मैंने इस बारे में इस्लामाबाद में तज्ज़ियाकार अरहमा सिद्दीक़ा से बात की। अगर हम देखा जाए तो सिविलियन ज़्यादातर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूएई में टारगेट हुए। यूएई जो है वो एक इजराइल का की एलाई है और यूएस का भी की एलाई है। तो अगर हम असेस करें तो यही लगता है कि ईरान ने यस यूएस मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट किया, लेकिन यूएस इंटरेस्ट जो हैं इजरायली और यूएस इंटरेस्ट इन मुल्क में, जैसे यूएई में इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उनको भी ईरान ने टारगेट किया। अच्छा, आपको क्या लगता है इस जंग से जो खित्ते की शक्ल है वो आपको किसी हद तक बदलती नज़र आ रही है, या बस वही जो हैं वो एक नई शक्ल में वही जो अलायंसेस थी वही री इमर्ज होंगी? नहीं, हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई ना कोई उसके रिपरकशंस होते हैं, और हर जंग अपना एक मार्क निशान छोड़ के जाती है। इस जब ये जंग बंद होगी तो उसका एक तो ये नतीजा हो सकता है कि गल्फ़ में मिलिट्राइजेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज़ ये जितने भी ममालिक हैं इन्होंने देखा है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है ईरान के मिसाइल यूएस तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन जैसे शहीद ड्रोन सिस्टम है ईरान का वो 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। एंड बिकॉज़ ये सारे कंट्रीज़ लाइन ऑफ फायर में हैं तो इन्होंने अपनी जो गल्फ़ की मिलिट्राइजेशन है वो बढ़ जाएगी। ये सब अपनी अभी से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में।
خیر اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی اس جنگ کی زد میں مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک آ گئے ہیں جنہیں اس طرح کی جنگوں کی میزائل حملوں کی عادت نہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین جیسے ممالک نے معاشی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد پر ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت دنیا بھر سے لوگ روزگار کے بہتر مواقع اور بہتر معیار زندگی کی تلاش میں یہاں آتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں۔ اس وقت جب ایئرپورٹس بند ہیں، کب کہاں میزائل گر جائے، ڈرون حملہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ کچھ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو کئی اب بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ I'm so humbled. There's so many people in the world that go through that every minute of every day, and you don't expect to go through it yourself. We got into the mountains to get away from all the sounds and all the noises. We had an announcement in the middle of the night on Saturday saying that there was missiles, so that was pretty scary. And I was there on my own. Of course, it's terrifying. We want to go back home. We want to continue with our lives. And just being stuck here, not knowing when that will be the case, when we can leave, it's nerve-wracking, really. And when we got closer to the airport, all the alarms went off because the missile defense system kept firing, and I don't know, I've never received an alarm like that. And it's terrifying when you're on the plane and actually get saying missiles fire, get in something. اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو واضح ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے اس خطے کے دیگر ممالک نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ اس طرح ایران پر حملہ کرے۔ عمان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ سعودی عرب پہلے بھی امریکہ پر زور دے چکا تھا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے تاکہ خطے کو ایک بڑے کانفلکٹ سے بچایا جا سکے۔ جنگ رکوانے کی کوششوں میں قطر کا بھی بہت ایکٹیو رول رہ چکا ہے۔ UAE بھی ان خلیجی ممالک میں شامل تھا جو جنگ رکوانے کے لیے امریکہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک سٹوری میں 4 اعلیٰ ذرائع کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کی ظاہری پوزیشن تو جنگ مخالف تھی، لیکن سعودی عرب بیہائنڈ دا سینز یعنی پس پردہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے انہیں لابی کر رہے تھے۔ یہ خبر آتے ہی سعودی عرب نے اس کی تردید کی۔ امریکہ میں سعودی ایمبیسی کے ترجمان فہد نذر نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ایران کے ساتھ ایک کریڈیبل ڈیل تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ہم نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنے رابطوں میں کبھی بھی انہیں کوئی مختلف پالیسی اپنانے پر زور نہیں دیا۔ یعنی جنگ سے پہلے یہ ملک ایک طرح سے ایران کے حق میں بولنے والوں میں شامل تھے، لیکن ایران کی جوابی کارروائی کے بعد حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض پر ہونے والے حملے کے بعد سعودی حکومت نے ایک سخت بیان جاری کیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ مملکت سعودی عرب ریاض اور مشرقی صوبے پر ان واضح اور بزدلانہ ایرانی حملوں کی سخت الفاظ میں نفی اور مذمت کرتی ہے جنہیں کامیابی سے روکا گیا۔ ان حملوں کا کسی بھی حال میں کوئی جواز نہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کو قومی سالمیت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انفیکٹ قطر، سعودی عرب، بحرین، اردن، کویت، متحدہ عرب امارات اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی۔ اس بیان میں ان حملوں کو بنا جواز اور ایک خطرناک ایسکلیشن قرار دیا گیا۔ بیان میں ان ممالک نے ان حملوں کے مد نظر اپنے سیلف ڈیفنس یعنی دفاع کے حق کی تائید بھی کی۔ All the red lines have already been crossed. The attacks on our sovereignty are constant. They are attacks on our infrastructure, they are an attack on our residential areas, and the effects of these attacks are very clear, and therefore we don't presume that there are any more red lines to be crossed when our sovereignty has been targeted in this way. When it comes to possible retaliation, as I said, all options are with our leadership, but we have to make it very clear that attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. بیانوں کی حد تک تو ایک سخت رد عمل نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک نے اب تک ایران کو ان حملوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ اب بھی امریکہ کی ہی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اگر ان ملکوں کے پاس صلاحیت ہوتی تو پھر وہ امریکی اڈے کیوں ہوتے وہاں پہ؟ مطلب العدید ایئر بیس جو US سینٹرل کمانڈ کا ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہے وہ وہاں کیوں ہوتا، اور جو 5th فلیٹ ہے وہ بحرین میں کیوں اینکرڈ ہوتی؟ پھر اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے حال ہی میں اس نے ایک اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اسی لیے کیا ہے کہ اس کے پاس کارروائی نہیں ہے۔ خلیجی ممالک کیوں نہیں کر رہے وہ تو مطلب صاف ہے، لیکن اس میں پاکستان کا جو ایلیمنٹ ہے وہ دیکھنا باقی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ معاملات وہاں تک جائیں گے
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں، آپ نے کہا کہ ان کے پاس کیپیبلٹی کی کمی ہے، صلاحیت نہیں ہے، لیکن کیا ان کے اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے کے ابھی بھی چانسز ہیں؟ فار ایگزامپل ایئر اسپیس کھول دینا ایران کے اوپر اٹیکس کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں ایک تبدیلی آئے گی اس موقف میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایئر اسپیس کھولنے سے وہ کیا نیٹ گین کیا ہوگا یو ایس کو، کیا وہ ایسا نہیں کر پا رہا جو کہ اس ایئر اسپیس کھلنے سے وہ کر پائے گا، تو وہ بھی ایک کوشچن ہے. سو آئی تھنک کہ جب سعودی حکومت پہ یا یو اے ای کی حکومت پہ دباؤ آئے گا اور قطر کی، یہ 3 اہم پلیئرز ہیں، اگر ان پہ دباؤ آئے گا اور یہ سمجھیں گے کہ بھائی اب ہم اپنی عوام کے سامنے، جن کو ہم نے بہت ہی پیسفل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں، بڑی خوشحالی دی ہوئی تھی، اگر ہم اس دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اب لوگ جو ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ نارمل ہے یا جو پہلے تھا وہ کبھی واپس آئے گا، تو اگر وہاں تک بات چلی جاتی ہے، تھریٹ پرسیپشن چلا جاتا ہے، تو دین یو کوڈ پوٹینشلی سی کہ وہ بھی جو ہے یعنی سعودی ایئر کرافٹ، یو اے ای ایئر کرافٹ، قطری ایئر کرافٹ مائٹ بی یوزڈ. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس خطے پر اور اس خطے کے ممالک اور عوام پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایران نے جس طرح فوراً پورے خطے میں بقول ان کے امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنایا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں پورے خطے کے لیے اس جنگ کی قیمت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. خلیجی عرب ممالک کسی بھی طرح کی طویل جنگ کے لیے تیار نہیں. آلریڈی ایرانی کارروائی سے تیل اور گیس کے ایکسپورٹس پر جو اثر پڑا ہے، اس سے ایک طرف تیل اور گیس کی عالمی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تو دوسری طرف اس کا براہ راست نقصان ان خلیجی ممالک کو ہو رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ شاید تہران یہ سوچ رہا ہے کہ اگر خلیجی ممالک کو اس جنگ کی بڑھتی ہوئی قیمت چکانی پڑے تو وہ ڈی ایسکلیشن اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر زور دیں گے. مشرق وسطیٰ کی اس وسیع ہوتی جنگ کا ایک اور پہلو بھی ہے. اب تک اس خطے کے عرب ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے رہے ہیں. حالانکہ اس ماڈل کی لمیٹیشنز 2019 میں اس وقت بھی سامنے آ گئی تھیں جب مبینہ طور پر ایرانی حمایت یافتہ گروپس نے سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز پر حملہ کیا تھا. اس کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ایک نئی کوآپریٹو ریلیشن شپ یا تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی. اس بار ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں اور اس کے جواب میں ایران کی کارروائی کے بعد امریکہ کے ساتھ خلیجی ممالک کے تعلقات میں ٹینشنز بھی کسی حد تک واضح ہو گئے ہیں. سعودی آفیشلز انٹرویوز میں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کی دفاعی اسٹریٹجی کا مرکز اسرائیل ہے، وہ خلیجی ممالک نہیں جہاں اس کی بیسز ہیں. تو کیا اس جنگ سے خلیجی ممالک اور ان کے لانگ ٹرم اتحادی امریکہ کے درمیان تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں؟ اس سے کچھ حد تک ٹینشن ہو رہی ہے خلیجی ممالک اور یو ایس میں، اور آگے شارٹ ٹرم تک رہے گی ٹینشن. لیکن ابھی بھی فار دا فورسیبل فیوچر امریکہ گلف اسٹیٹس کا سب سے بڑا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. لیکن اس جنگ کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، جو ہم نے پچھلے سال جب قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ہم نے دیکھا پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس پیکٹ سائن کیا سپٹمبر میں. تو ہم یہ آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے، اگر جب یہ جنگ کنکلوڈ ہوگی، ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اپنی ڈیفینس پیکٹس جو ہیں وہ امریکہ پہ صرف ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ آگے بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں، یورپ، چائنا فار ایگزامپل، اس میں بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. ایران امریکی بیسز کے ساتھ ساتھ بظاہر خلیجی ممالک کے کچھ غیر فوجی اہداف کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے، اور اس سارے تنازع کے ان ممالک پر، ان کے آپس کے تعلقات پر اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر کس طرح کے اثرات پڑ سکتے ہیں. دیکھیں، لگ تو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو وسیع کرنے میں ایران کا مقصد امریکہ کے لیے کاسٹ آف وار یعنی جنگ کی قیمت کو اس قدر بڑھانا ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے. ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز اور مفادات کو نشانہ بنانے سے یہ بات بھی واضح کر رہا ہے کہ اگر ایران غیر مستحکم ہوا تو خطے میں بھی استحکام باقی نہیں رہے گا. ایران کے زاویے سے دیکھیں تو یہ جوابی کارروائی سے بڑھ کر اب اس کے وجود کی، اس کی بقا کی جنگ بن چکی ہے.
जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो ईरान के बाद इसकी सबसे बड़ी कीमत शायद इन खलीजी ममालिक को ही चुकानी पड़े। तवील अरसे तक जारी रहने वाले गैर इस्तेहकाम से इन ममालिक की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ दुनिया भर से आकर काम करने वाले और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यानी सरमायाकारी पर बराह रास्त असर पड़ेगा। यानी इस जंग की मुआशी और स्ट्रेटेजिक कीमत जितनी इन ममालिक को चुकानी पड़ेगी वो अमेरिका और इसराइल से कहीं ज्यादा हो सकती है। आलिया नाज़की के सवाल और जवाब तो खत्म हुए और इसके साथ ही सैरबीन का वक्त भी अब खत्म हुआ जाता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। बरतानिया की सेक्रेटरी खारिजा योविट कूपर का कहना है कि अमेरिका के साथ हर चीज पर इत्तेफाक करना बरतानिया के मुफाद में नहीं। इतवार के रोज बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जब बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा से सवाल किया गया कि आया बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात मुश्किलात का शिकार हैं, तो कूपर का कहना था कि दोनों मुल्क बहुत से मामलात पर मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर के इस बयान पर कि बरतानिया को शुरू से ही अमेरिका का साथ देना चाहिए था, कूपर का कहना था कि ये सियासत में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। उनका कहना था कि ये बरतानिया के कौमी मुफाद में नहीं कि बिना किसी सवाल के अमेरिका के साथ हर बात पर इत्तेफाक किया जाए। वो मजीद कहती हैं कि उनके ख्याल में इराक जंग के दौरान जो गलतियां हुई इनसे सबक सीखना जरूरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इतवार के रोज 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 113 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फिजाई दिफाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 17 बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदेही की, जिनमें से 16 को मार गिराया गया जबकि एक समंदर में गिर गया। वजारत के मुताबिक फिजाई निज़ाम ने 117 ड्रोन की भी निशानदेही की, जिसमें से 113 मार गिराए गए जबकि 4 मुल्क की हदूद में गिरे हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF का कहना है कि जनूबी लेबनान में उसके 2 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। टेलीग्राम पर जारी किए गए एक पैगाम में IDF ने हलाक होने वाले एक एहलकार का नाम मास्टर सार्जेंट महर खतर बताया है। IDF का कहना है कि कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर के दोनों एहलकार जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक दूसरे एहलकार के खानदान को उनकी हलाकत के बारे में आगाह कर दिया गया है, ताहम उनका नाम जारी नहीं किया जा सकता।